दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं शादाब चौहान के पास। शादाब चौहान एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता हैं और खास तौर से हाल ही में एआईएमआईएम का अधिवेशन, जो कि पहला अधिवेशन है, वो लखनऊ में हुआ है। उसके बाद से ही पार्टी और उनके जो मुद्दे हैं वो चर्चाओं में है। 7 पॉइंटों पर बातचीत हुई है। 7 इस अधिवेशन में कहीं ना कहीं पहलू थे जिन पर बात हुई है। शादाब चौहान से बात करेंगे कि आखिर जो अधिवेशन था, पहला अधिवेशन, क्या मकसद है और कौन कौन से पॉइंट हैं, क्या क्या बातचीत हुई है और आगे भविष्य की क्या तैयारी है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। अधिवेशन में आप गए थे और पहला अधिवेशन आपने भी एक पॉइंट दिया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 7 पॉइंट थे। सर, बताएंगे क्या उद्देश्य था पहले अधिवेशन का और पॉइंट्स क्या 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 थे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं अधिवेशन के संबंध में एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूँगा कि हम लोग 2014 से आधिकारिक रूप से काम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ उत्तर प्रदेश में, और ये पहला अधिवेशन था। हम अपने संगठन की ताकत को परखना चाहते थे, जिसमें मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के नेतृत्व में ये अधिवेशन हुआ, उसमें हम अपनी ताकत पहचानने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे और हमसे गलती हुई, आइंदा नहीं होगी। वो गलती ये थी कि हमने सिर्फ संगठन के जो जिम्मेदार थे उनको बुलाया था, और हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे पदाधिकारी इतने हैं कि लखनऊ में गांधी भवन में पैर रखने की जगह नहीं थी। अंदर बाहर हमने फिर इमरजेंसी में स्क्रीन लगवाया, उसके बाद भी पूर्ति नहीं हुई। बाहर रोड तक जाम था। जो संगठन की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज उत्तर प्रदेश में है, किसी भी ऐसे राजनीतिक दल की उस प्रकार की ताकत नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही कामयाब अधिवेशन, पहला अधिवेशन शौकत साहब के नेतृत्व में हुआ है, और हमें इस बात का विश्वास है पूरी तरह से कि आने वाले चुनाव में हम बहुत ही एक बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं और राजनीतिक नेतृत्व देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। लेकिन सर, 7 जो प्रस्ताव थे, बताया जा रहा है कि 7 प्रस्ताव थे और सारे ऐसे ही प्रस्ताव थे जो कि आज गाहे बगाहे जो राजनीति है, अन्य विपक्षी दल है, इस पर बात ही नहीं करते हैं। देखिए क्या है, हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए वोट पाना, चुनाव जीतना, सांसद बनना, विधायक बनना या मिनिस्टर बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। जरिया हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है न्याय और शांति स्थापित करना, और जिसके साथ अत्याचार होगा, जब जब अन्याय होगा, हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। ये राजनीतिक दल जो अपने आप को स्वघोषित सेकुलर कहते हैं, ये लोग वोट बैंक के लालच में बातें करते हैं। ये मुसलमान शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति हो गई है, कुछ लोग उसमें अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं। इनको डर लगता है कि हम मुसलमान बोलेंगे तो जो वर्ग नफरत में डूब चुका है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो हमसे भाग जाएगा। ये उसकी वोटों के लालच में मुसलमानों की बात करना छोड़ दिए। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें काम करना है भारत के संविधान की रक्षा के लिए। भारत के संविधान ने जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए हैं, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, न्याय और शांति स्थापित करने के लिए जो भी संवैधानिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, हम अवश्य उसको अपनाएंगे। और इसीलिए हमने 7 प्रस्ताव पास करने का कार्य किया है। उसमें पहले हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने उस पर डिस्कस किया, उसके बाद 7 प्रस्ताव पेश किए गए थे। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन 7 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव मुझे भी रखने का अवसर प्राप्त किया, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन ने सर्वसहमति से स्वीकार भी किया। प्रस्ताव बताएंगे सर, क्या? देखिए, हम लोगों ने 7 प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला हमारा मॉब लिंचिंग के संबंध में है कि जो मॉब लिंचिंग के नाम पर मासूमों की हत्या की जाती है और फिर बाद में वो लोग या तो बेगुनाह साबित होते हैं, यानी कि जनता न्याय नहीं कर सकती, कोई गुंडों का झुंड न्याय नहीं कर सकता। हमने वो बात की है। दूसरा, हमने जो बुलडोजर नीति है सरकार की, उसके विरुद्ध जो उसका दुरुपयोग हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हम कह सकते हैं, कई जगह पर कानून को हाथ में लेने का भी कार्य किया गया, अदालत की अवहेलना भी की गई, न्यायपालिका का भी सम्मान नहीं किया गया, उसको लेकर के हमने प्रस्ताव पास किया है। तीसरा, मीट कारोबारियों के संबंध में, जो वैध लाइसेंसधारी मीट व्यापारी हमारे भाई हैं,
उनको पुलिस प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। कभी कभी गुंडों का झुंड आकर के उनके साथ बदतमीजी करता है। अलीगढ़ का वाकया और भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। हमने कहा है कि जो हमारे व्यापारी भाई, मीट व्यापारी वैध लाइसेंस धारक हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए और मीट आपूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस इशू किए जाने चाहिए। उनको शस्त्र लाइसेंस भी आवश्यकता अनुसार देना चाहिए और इसको सरकार को एमएसएमई की कैटेगरी में डालना चाहिए। चौथा, हमने लव जिहाद के संबंध में जो प्रस्ताव मैंने पेश किया था वो लव जिहाद के संबंध में है कि लगभग 700 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और अधिकतर वो गलत साबित हुई हैं जांच में। और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून लेकर के आई थी, वो मुसलमान अगर हिंदू लड़की से करेगा तो लागू होता है, अगर उल्टा होगा तो नहीं लागू होता है। और ये स्पेशल मैरिज एक्ट का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुच्छेद 21, 25 का उल्लंघन करता है। और हर नागरिक को आजादी दी है भारत के संविधान में कि आप जिस धर्म को चाहें उसका पालन करें, जिससे चाहें आप उससे विवाह करें, जिसके साथ चाहें आप रह सकते हैं। कोई कौन तय करेगा कि आप किसके साथ रहेंगे, क्या खाएंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये कौन तय कर नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान ने इस चीज की अनुमति दी है, स्वतंत्रता दी है। जब मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता है तो कोई सरकार अगर ऐसा करती है तो गलत है। इसको लेकर के एक विषय हमारा था मदरसों पे जो कार्रवाई की गई है, सर्वे के नाम पर कहा गया कि 8000 मदरसे में ये है वो अनरजिस्टर्ड हैं बोल करके उन पे कार्रवाई शुरू की गई। हमने उस संबंध में भी प्रस्ताव पास किया। एक प्रस्ताव हमारा जन सुविधाओं को लेकर के था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा, इन सब में सरकार की जो नाकामी है उस संबंध में प्रस्ताव था। एक किसान और बुनकरों के संबंध में प्रस्ताव था। ये कुल मिलाकर के हमने 7 प्रस्ताव पारित किए हैं और इन 7 प्रस्ताव को लेकर जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, शौकत साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी सब जाएंगे और हम ये लगता है कि हम एक जन जागरूक अभियान की शुरुआत हमने की है और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। ये एक अधिवेशन नहीं था, गांधी भवन में किया गया कार्यक्रम एक अधिवेशन मात्र नहीं था, बल्कि एक नए युग की क्रांति की नींव डाली गई थी शौकत साहब के नेतृत्व में, जिसके परिणाम आपको आने वाले समय में राजनीतिक सामाजिक रूप से अवश्य देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब भी बताइए कि तमाम चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको ये अज्ञात हो गया, ये पता चल गया कि आप किस स्थिति में है, कितनी ताकत में है, तो अब चुनाव भी सर पर है। सेमीफाइनल जिला पंचायत को माना जा रहा है, फाइनल विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या तैयारी है बूथ स्तर से लेकर के और जो जिला स्तर है वहां तक, क्या तैयारी है और क्या रूपरेखा बनाई गई है पार्टी की तरफ से? अधिवेशन में यह भी तय हुआ होगा। निश्चित संगठन के संबंध में चर्चा हुई है और मैंने तो कहा आपसे कि हमसे चूक हो गई। हम अपनी ताकत को, हमें लगा कि नहीं इतना नहीं आ सकते, इतने तो सपा कांग्रेस के अधिवेशन में लोग नहीं आते हैं। तो और लोग हमें कहते थे कि आप लोग का संगठन नहीं है, आप लोग तो सोशल मीडिया की पार्टी हैं, शौकत साहब तो सोशल मीडिया के नेता हैं, ये सब आरोप लगते थे। लेकिन गांधी भवन में ना अंदर जगह है ना बाहर जगह है, और छोड़िए सड़क जाम हो गई, वो पूरा एरिया ब्लॉक था। और वहां की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुझे बताया कुछ लोग ने, वहां लोगों में इस बात की चर्चा है कि 5000 से ज्यादा की भीड़ थी, और वो भीड़ थी जो संगठन के लोग थे। भीड़ बुलाए होते तो 1 लाख से ज्यादा लोग आते, और बूथ लेवल के बुलाते तो भी हम लोग 10-15 हजार क्रॉस करते। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और संगठन से लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। खास करके एक राष्ट्रवादी हम लोग पार्टी हैं और हमारे नेता ने तमाम विषयों पर जिस प्रकार से विपक्ष का किरदार निभाया है, हर विषय पे, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे मौलिक अधिकारों की रक्षा का मामला हो, हर विषय पे जिस प्रकार से, जिस प्रमुखता के साथ बात की है, उससे जनता में एक उत्साह है और उत्साह का नतीजा आपको आने वाले चुनाव में। रही बात सेमीफाइनल फाइनल, हमारे लिए कोई सेमीफाइनल फाइनल एक दिन का नहीं होता है। मेरे लिए फाइनल और सेमीफाइनल सिर्फ एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हम न्याय और शांति स्थापित कर सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा हमारा लक्ष्य सांसद, विधायकी, जिला पंचायत बनना नहीं है, निश्चित ये एक जरिया है जिससे हम न्याय स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो आपका अधिवेशन हुआ उसके बाद लखनऊ में एक और प्रोग्राम हुआ है समाजवादी पार्टी की जानिब से और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद,
और उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों को लेकर के, अब अल्पसंख्यकों को लेकर के बातचीत की गई है और माना यह जा रहा है कि अल्पसंख्यक विभाग का वो अखिलेश यादव के माध्यम से प्रोग्राम हुआ है। तो क्या आप मान रहे हैं कि आपके तुरंत बाद प्रोग्राम करना, क्या ये कोई रणनीति है समाजवादी पार्टी की, या फिर बौखलाहट माने कि एआईएमआईएम मजबूत हो गई तो हमारा क्या होगा? अभी तो इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो अल्पसंख्यक सभा को बुला रहे हैं। अभी देखना, जिस दाढ़ी टोपी वालों को इन्होंने मंच पे बिठाना बंद कर दिया था, ये उनको भी लेकर के आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार है, वो इनकी चाल को समझ देखता आ रहा है, इनको ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे इन्होंने माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, मुसलमानों की बात करना शुरू किया, नहीं किया। आप बताइए कि अगर एमआईएम 14 तारीख को गांधी भवन में अधिवेशन नहीं करती तो क्या ये अल्पसंख्यक सभा की मीटिंग बुलाते? कब बुलवाए थे लास्ट बार? कब बुनकर समाज की बात लास्ट बार इन्होंने की थी? बताएं। दूसरी चीज यह है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के एजेंडे पर कार्य करती है और बीजेपी की बी टीम बनकर के अखिलेश यादव जी कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो दल मजबूत होता है उसमें ये गुमराह करने का कार्य करते हैं। ये तमाम मिनिस्टर्स इन्होंने बुला लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज भी जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब। और मैं तो कहता हूं, ओवैसी साहब तो बाद में, शौकत साहब के एक कार्यक्रम से अखिलेश यादव जी की नींद खराब हो गई। वो नींद में थे, वो सोए हुए थे, वो जाग गए। और मैं तो कहता हूं कि पूरे सपा के जितने भी लोग हैं, कितना भी प्रयास कर लें, वो मुसलमानों के वोट को तबाह नहीं कर पाएंगे। उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देना पड़ेगा। हम उनके गुलाम नहीं हैं। अगर वो समझते हैं कि यादव सुप्रीम है तो वो गलत सोचते हैं। उनको हमें भी राजनीतिक हिस्सेदारी देना पड़ेगा। वो जमाना जा चुका है जब वो हमको लॉलीपॉप देते थे, 5 मिनट टोपी लगा करके 5 साल हमको टोपी पहनाते थे। लेकिन अब हमारा पार्टी का स्टैंड ये है, अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का स्टैंड ये है कि आप टोपी नहीं तिलक लगाइए, लेकिन आपको राजनीतिक हिस्सेदारी देना पड़ेगा। हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो दलितों की, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और मुसलमानों की बात करती है। अब बहुत बार आपको अवसर दे दिया, अब हम भाजपा के डर के नाम पर तुम्हें मौका नहीं देंगे। अब सिर्फ एमआईएम को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है। रणनीति क्या है कि जो दूसरी पार्टी या तो आपसे गठबंधन करे या आपको हिस्सेदारी दे, और फिर उस दूसरी रणनीति में जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या रणनीति बनाई है, किस हिसाब से टिकट वितरण की बात की जाएगी, कि करेंगे आप, या एक ही समाज को फोकस कर रहे हैं या फिर अन्य समाजों को भी पार्टी के अंदर लाया जा रहा है? कुछ किया जा रहा है ऐसा जो चंद्रशेखर आजाद का मॉडल है दलित मुस्लिम, आपका क्या मॉडल है? नहीं, देखिए, हम ज्यादा समाज को साथ नहीं रखते, हम सिर्फ एक समाज को साथ लेके चलेंगे। हमें उस समाज की जरूरत ही नहीं है, किसी समाज की जरूरत नहीं है। एक समाज की जरूरत है और वो समाज हम पे विश्वास कर रहा है। वो समाज है पीड़ित, वंचित और शोषित वर्ग, जो मौलिक अधिकार, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, वो समाज हमारे साथ खड़ा हो रहा है। किसका मॉडल, क्या मॉडल नहीं, ये बैरिस्टर ओवैसी साहब का मॉडल है, ये शौकत अली साहब का मॉडल है, ये हमारा मॉडल है। जो पीड़ित वर्ग है, शोषित है, वंचित है और जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो समाज हमारे साथ है। हम उस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हम अत्याचारियों के साथ नहीं खड़े हो सकते, हम अपराधियों के साथ खड़े नहीं हो सकते। हम न्याय की बात करने आए हैं। और दूसरी चीज, संगठनात्मक और सारी चीजों पर कार्य हम कर रहे हैं। टिकट वितरण क्या होगा, कैसा होगा, अभी चुनाव में बहुत समय है। वो चीजें हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर के तय करेगा। उसकी एक बाकायदा कमेटी होगी, वो तय डिसाइड करेगी। वो बात की चीजें हैं, लेकिन फिल वक्त हम लोग संगठन पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अच्छे अच्छे वक्ता हैं आप। सवाल मेरा यही है कि क्या दो पार्टी आप मान रहे हैं, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम, दोनों ऐसी पार्टी की जिनका यूपी या वेस्ट यूपी में काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, और दोनों ही पार्टी को लाइन से, इंडिया लाइन से अलग किया गया है। आप क्या मान रहे हैं कि क्यों अलग किया जाता है, क्यों अंदर नहीं लिया जाता है, और फिर जब चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो बी टीम बताते हैं, जबकि 24 के चुनाव में आपने मौका भी दिया कि आप लड़िए, जीतिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब क्या तैयारी है? इंडिया लाइंस आपको लेगा, नहीं लेगा, या फिर उसको झुकाने की कोशिश है, या अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश है? देखिए, मैं किसी दूसरे दल पे टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखता, और हमारा दल
जो है बहुत पुराना भी है, बहुत पहले से हम संघर्ष भी कर रहे हैं और कोई हम हवा में नहीं, हमने संगठन की ताकत भी दिखाई है। और हमारे लिए एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि लोगों के दिलों को जीतना। जो आपने कहा ना कि ये लोग कह देते हैं बीजेपी के बी टीम, ये 10 साल गुजर गए, पब्लिक ने कहा चलिए एक बार मान लेते हैं, 2 बार मान लेते हैं, 3 बार मान लेते हैं, फिर कहा ये तो चले जाएंगे। 17 के चुनाव में भी बोला था किसी ने। तो जब अब जनता में ये विश्वास पैदा हुआ कि ना ये जाने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ये मानव सेवा करने वाले हैं, ये न्याय की बात करने वाले हैं, ये गरीबों की मजलूमों की आवाज बनने वाले हैं, ये जनता में विश्वास हो चुका है। और जो इस बार ये बात करेगा कि शौकत अली या असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम हैं, तो याद रखिए वो आए हमारे मासूमों के इलाकों में, आम जनता के इलाके में जाए, उसको जवाब मिल जाएगा। और पिछली बार आपने देखा होगा कि मेरठ में ढवाई नगर से किसी को जवाब मिला था, कोई आया था सरदना से चुनाव लड़ने के लिए, वो जवाब उत्तर प्रदेश की गली गली से निकलेगा कि ये तमाशा बंद करो, हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं, हम अकलमंद हैं, हमारी अकल बंद नहीं है, हम अकलमंद हैं, हमने देख लिया कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन पार्लियामेंट में जाकर खामोश होता है, कौन हमारे मुद्दों पर खामोश होता है और कौन हमारी बात करता है, ये हमने देख लिया। ये हमें अखिलेश यादव जी या उनके किसी मिनिस्टर या किसी उससे नेता से सुनने की जरूरत नहीं है। हमारी भी 2 आंखें दी हैं अल्लाह ने, हमको भी दिमाग दिया है, हमें भी सोचने की कुव्वत अल्लाह ने दी है। और हम देख रहे हैं कि कैसे आप मुसलमानों को राजनीतिक बलि का बकरा बनाते आए हैं और आपको अब हिस्सेदारी देना पड़ेगा। जो जिसको उत्तर प्रदेश में राजनीति करना है उसको बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो मिशन दिया है राजनीतिक नेतृत्व का उत्तर प्रदेश की उस शोषित वर्ग को, उसको स्वीकार करना होगा। अच्छा, तमाम सवालों के आपने बखूबी जवाब दिए, लेकिन मेरा सवाल यही है कि AIMIM अकेले लड़ने जा रही है या कोई रणनीति बनाई गई है? अगर अकेले लड़ेगी तो जाहिर तौर पर आपको भी नुकसान होगा, उन पार्टियों को नुकसान होगा जो भाजपा को हराने की बात करती हैं। हालांकि आपने तो कह ही दिया कि बी टीम है, लेकिन अभी एक पार्टी ऐसी है कांग्रेस, जिसने समाजवादी पार्टी को संजीवनी दे दी और उत्तर प्रदेश में मजबूत कर दिया। लेकिन कांग्रेस की अभी बात कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है और भाजपा को अगर टक्कर कोई देश में देती है वो कांग्रेस है। तो क्या ये भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस शांत बैठी है, वक्त आने पर आप या आप जैसी कई पार्टियां कांग्रेस के साथ जा सकती हैं और उस पार्टी को नुकसान हो सकता है जो आज बड़ी बनी बैठी है? मतलब ये भविष्य का सवाल है, लेकिन चाहे तो जवाब दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं और ना मेरी फिलहाल कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बनूं या मैं राहुल गांधी जी की विचारधारा को बताने वाला प्रवक्ता बनूं, और कोई मेरा विचार नहीं है। दूसरी चीज क्या है, हम लोग अपने संगठन पे फोकस होकर के पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं। जैसे लोहा तपता है, सोना तपता है, हम लोग तो जन सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं, न्याय के लिए एक मार्ग तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, अकेले तो पार नहीं पाएंगे ना, नहीं पा सकते, किस हिसाब से पाएंगे? हमने क्या, हम अपना काम कर रहे हैं और ये जनता अगर किसी को कुर्सी पे बिठाना जानती है, अखिलेश यादव जी को बताइए पूरे मैनपुरी क्षेत्र से कितनी सीट मिली थी। और दूसरी बात यह है कि किसकी वोटों पर नेता बने हैं अखिलेश यादव जी, एक बार मुख्यमंत्री हमारे वोटों के बगैर बन के दिखा दें वो। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हम अपने संगठन पे कार्य कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा हमारे दरवाजे हमेशा हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब के, जो न्याय और शांति में विश्वास रखता है, जो राजनीतिक हिस्सेदारी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, किसानों, बुनकरों, मीट व्यापारियों और मुसलमानों पर, दलितों पर जब जब अत्याचार हो, अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर बोल सके, तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब, शौकत साहब के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, हम इतना सिर्फ कह सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग एक प्रोग्राम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में हम चलाएंगे। हम जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, हम एक क्रांति यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद 14 तारीख को लखनऊ के गांधी भवन से रखी गई है। वो एक क्रांति का अध्याय शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शादाब चौहान थे, AIMIM के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में स्पोक पर्सन रह चुके हैं। अच्छे वक्ता हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी बातों को पसंद करते हैं। लेकिन इनकी बातों से साफ हो चुका है AIMIM वर्तमान में अगर देखा जाए तो अकेले ही मैदान में जाने की तैयारी कर रही है।
लेकिन ये भी माना जाता है कि अकेले मैदान में एआईएमआईएम जाती है तो उन पार्टियों को भी नुकसान होता है, एआईएमआईएम को भी नुकसान होता है जो भाजपा से लड़ने की बात करती है। लेकिन सवाल ये भी है, जब जो तमाम विपक्ष के लोग हैं उनका लक्ष्य एक ही है, भाजपा को हराना, तो फिर साथ क्यों नहीं आते? सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव या इंडिया अलायंस एआईएमआईएम को अंदर क्यों नहीं लेता है? सवाल तो तमाम है और जवाब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आजाद समाज पार्टी जैसी जो उत्तर प्रदेश में या यूपी में, वेस्ट यूपी में काम कर रही है, एआईएमआईएम यूपी में काम कर रही है, और भी छोटे छोटे दल हैं, इंडिया अलायंस उनको अंदर नहीं लेता है, और जबकि भाजपा ऐसे दलों को तत्काल जो है कैच कर लेती है। लेकिन बावजूद इसके जो भाजपा की अलग विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं उनको इंडिया अलायंस नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं एक संदेह ये भी होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये लगता है कि एआईएमआईएम के आने से उसको उन वोटर्स का नुकसान हो सकता है जो जिनको अपना मानते हैं, यानी कि बहुसंख्यक वोटर जो हैं। तो ऐसे में सवाल तमाम हैं और चुनाव में भी वक्त है, धीरे धीरे सवालों का जवाब मिलना शुरू होगा। अगर अलायंस नहीं होता है तो ये भी कहना गलत होगा कि एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है। कहने को तो शादाब चौहान ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के लिए बी टीम का काम कर रही है। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कह सकते हैं कि मुख्य बात जो है कोई भी दल करने को तैयार नहीं है जिससे कि आम जनता को फायदा हो। मुस्लिम 60% वोट करता है भाजपा को हराने के लिए, बावजूद इसके मुस्लिम बहुल इलाकों में जो कैंडिडेट होते हैं विपक्ष के वो हार जाते हैं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो भाजपा की जानिब से रणनीति बनाई जाती है और विपक्ष बिखर कर रह जाता है, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाता, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को चुकाना पड़ता है जो भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाजपा का वोट परसेंटेज की अगर बात कर लें, 37% वोट परसेंटेज देश में भाजपा का है, बाकी तो विपक्ष का है। बावजूद इसके 63% विपक्ष होने के बावजूद भी देश में नदारद है, जो प्रदेश है उनमें नदारद है। तो सवाल तमाम है और जनता वोट करती है भाजपा को हराने के लिए, लेकिन भाजपा 37% वोटर्स होने के बावजूद भी सत्ता पे काबिज है। अब देखना यह भी होगा कि भविष्य में विपक्ष या फिर ऐसी पार्टियां क्या रणनीति बनाएगी जो इंडिया अलायंस से अलग काम करती हैं। फिलहाल अपने सहयोगी फहीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।